एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकार से आज संवाद हो रहा है और सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे, उप मुख्यमंत्री भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा ज़ी डेली एनसीआर हरियाणा के हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी को मंच पर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे अनंतराम तंवर जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जेजेपी के। मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मंच पर आएँ, तालियां बजती रहनी चाहिए। अनंतराम जी हमारे बीच हैं, उपाध्यक्ष हैं जेजेपी के। और मैं हमारे हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जी से अनुरोध करूंगा कि उनका स्वागत करें। जननायक जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं अनंतराम जी, और इस पैनल में भी वो हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा में अपने अनुभव साझा करेंगे और सरकार से संवाद करते वक्त जो संवाद करने वाले हैं उनके प्रश्नों का भी उत्तर वो देंगे। और अब मैं मंच पर बुलाऊंगा आशुतोष गर्ग जी को, जो कि जेजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष गर्ग जी का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हमारे साथ अर्जुन शर्मा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश सह संयोजक हैं सेवा प्रकोष्ठ के। अर्जुन शर्मा जी, स्वागत है आपका मंच पर। और मनु तिवतिया हमारी सहयोगी विनोद लांबा जी का सहयोग करेंगे इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। विनोद जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, धन्यवाद आशीष। एक शानदार पैनल है, जेजेपी के भी नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं। बातचीत हुई उद्योग की, बातचीत हुई वुमेन एम्पावरमेंट की। लेकिन माइक अपना संभाल लीजिए आप लोग। तंवर साहब, आपसे शुरू करूंगा मैं। जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आपका सफर रहा है। सीधा एक कमेंट, सीनियर लीडर हैं और इस पूरे दिल्ली एनसीआर में अगर कहा जाए चौटाला परिवार के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते हैं, और राष्ट्रीय जिस तरह की पोस्ट उपाध्यक्ष की आपको दे भी रखी है। दुष्यंत चौटाला के बारे में 3 लाइन में मैं अगर पूछूं आपसे, आपका आकलन कहां है? जो लड़का आपने देखा था, लड़का आपकी निगाह से, मेरी निगाह से नहीं, दुष्यंत चौटाला की ही मैं बात पूछूं, आपका रिकमेंडेशन पूछूं कि तब न्यू बताओ कि कहां तक पहुंचा दुष्यंत चौटाला, कहां जाना बाकी है? धन्यवाद जी। पहले तो आपका चैनल का जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला जी की बात है, दुष्यंत चौटाला जी एक बहुत ही सभ्य नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, मिलनसार हैं और होशियार हैं। और कोई किसी तरह की कोई जाति बिरादरी या भाई कोई मतलब आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई है जैसे कि ताऊ देवीलाल का नाम चल रहा आज तक। अब कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई इसमें ये कमी है। बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि सबसे पहली बार जब लोकसभा में थे तो लोकसभा में जनहित के मुद्दे उठाए, और देश में मेरे ख्याल से जब एमपीओं की गिनती हुई कि भाई इनमें कौन सबसे अच्छा एमपी है, तो दुष्यंत चौटाला जी का मैं कहूँ कि एशिया में पहला नंबर दुष्यंत चौटाला जी का आया था पर्सन पूछने में। तंवर साहब, एक सवाल ये है कि जो हिसार है, जींद है, सिरसा है, वहाँ की तो ये पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी जाती है, वहाँ के तो नेता कहीं भी जाते हैं, लेकिन आप गुरुग्राम से आते हैं, दिल्ली एनसीआर एरिया की अगर हम बात करें, क्या जननायक जनता पार्टी 2024 के नतीजों में, सीधा सवाल क्योंकि आप अनुभवी हो, यहाँ अपनी कोई उपस्थिति दर्ज करा पाएगी? ऐसा जहाँ तक चुनाव की बात है वो तो सभी तैयारी कर रही हैं, अपनी अपनी तैयारी है। और जहाँ तक अब पहली बार हमने 10 महीना पहले पार्टी बनाई थी और 10 हमारे एमएलए आए और उप मुख्यमंत्री का हमें पद मिला। और अब तो हम 5 साल काम किया जनता का। ताऊ एक मिनट, उसमें कह दें कि भाई गलत ले लिया, आप जिस बीजेपी के खिलाफ आए थे उसके खिलाफ ही आप लोगों को पद नहीं लेना चाहिए। ये विपक्ष लगातार जननायक जनता पार्टी वालों से सवाल पूछता है, आपके नजर में क्या है? ऐसा है, सदा से पहले ताऊ देवीलाल ने बीजेपी से सरकार बनाई, चौटाला साहब ने भी बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई, तो कोई इतराज तो नहीं है बीजेपी से मिले। हमारा और बीजेपी का तो पुराना संबंध है, चाहे वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे अब मोदी जी की सरकार है। हमारी पार्टी के नेताओं का और हमारा तो बीजेपी से संबंध रहा, मिल के चलेंगे और आगे भी मिल के चलेंगे, ऐसी उम्मीद है।
अर्जुन शर्मा जी आगे भी मिलकर चलेंगे, कैसा चल रहा है गठबंधन? बहुत बढ़िया चल रहा है एक जी। मिनट तंवर साहब, ये अर्जुन जी से। अर्जुन जी, विनोद जी, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक संवाद कार्यक्रम में हमें एक मौका दिया बात करने का। और गठबंधन आप देख रहे हो बड़ा अच्छी तरह से चल रहा है, गठबंधन बहुत बढ़िया गठबंधन चल रहा है। प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और एक ही लक्ष्य है हमारा, एक ही ध्येय है कि अंत्योदय तक हमें जाना है। अंतिम व्यक्ति कितना लाभार्थी हो सकता है उसके लिए हमें सोचना है, यही हमारा काम है, यही हमारा ध्येय है। आशुतोष गर्ग साहब, आप भी फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जननायक जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा क्योंकि जो सीट आई, जैसे तंवर साहब ने कहा, सीनियर लीडर हैं और इनके उम्र और इनके अनुभव के मुताबिक इन्होंने भरपूर बातचीत रखी। गर्ग साहब, खास तौर से बताइए कि दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल और रेवाड़ी की बात कर लीजिए, महेंद्रगढ़ की बात कर लीजिए, इस जोन में क्या सत्ता में आने के बाद जननायक जनता पार्टी कोई प्रभाव बढ़ा है या फिर एक नेचुरल अलायंस नहीं कहते जैसा कि विरोधी सवाल उठाते हैं, उसका नुकसान हुआ है? प्रभाव डेफिनेटली बढ़ा है। यहाँ पर फरीदाबाद में पूरे एरिया में जो आप रीजन में नाम ले रहे हैं, डेफिनेटली प्रभाव बढ़ा है। और दुष्यंत जी का जो करिश्मा है, जब वो ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे फरीदाबाद के, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे मीटिंग चलती थी तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। ऐसा करिश्मा है दुष्यंत जी के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो 4th जनरेशन पॉलिटिशियन हैं ताऊ देवीलाल फैमिली से। तो लोग सुनते हैं, रुकते हैं, समझते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। आज भी जो आपने संवाद रखा है डिप्टी साहब के साथ, ये मैं चाहूँगा कि हमारा भाग्य है कि हम आपके उसमें चैनल के माध्यम से उनसे कुछ सुन पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे और कुछ अपनी बात कह पाएंगे। अच्छा, अभी आशुतोष जी तो खुद जेजेपी लीडर है, लेकिन अर्जुन शर्मा जी, मैं आपके नजरिए से समझना चाहूंगी कि यंग सांसद का रिकॉर्ड दुष्यंत चौटाला जी के नाम है, वो यंगेस्ट सांसद। आपके नजरिए से आप उनको कैसे देखते हैं? आपके साथ मिलकर वो सरकार में है, काम को आगे बढ़ा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उनको? विनोद जी, दुष्यंत चौटाला जी जिस हिसाब से जैसे युवा सांसद बने, उस हिसाब से जो मैंने अपनी समझ के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत ही सेंसिबल आदमी हैं वो। और जिस अपनी सूझबूझ के साथ में जो काम कर रहे हैं ना, जैसे संगठन के साथ में, मैं समझता हूँ एक एक जो लोग होने चाहिए उनकी चीज़ों को समझने में बहुत जल्दी, अपने आप में इनकी IQ बहुत तेज है। तो IQ को देखते हुए मैं उनको अपने हिसाब से अगर मैं अच्छा करते हैं लोगों के साथ, बहुत अच्छा, मतलब अर्जुन जी, यही सवाल है, कनेक्ट करते हैं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड भी कह सकता हूं कि कई मंत्रियों से बात होती है, मनु, कैबिनेट मंत्रियों से जो दूसरे बीजेपी से आते हैं या विपक्षी की बात करें। ये जो आपने पॉइंट बोला, अच्छा है कि आपके मुंह से ही निकल गया, क्योंकि इसको मैं आज कोट करने भी वाला था। हर लोग तारीफ तो करते हैं, लेकिन सरकार से संवाद है। सवाल कुछ ऐसे भी हैं, कितना किया जाना बाकी है। ऐसा तो है नहीं कि हरियाणा में कोई रामराज आ गया हो, सब चीज परफेक्ट हो गई हो। ठीक है, आप सत्ताधारी पार्टी से हैं, कांग्रेस का कोई सहयोगी जब आएगा तो निश्चित तौर पर वो सवाल भी होंगे, इंडस्ट्री वालों से भी पूछेंगे। अर्जुन भाई, आपसे ही पूछना चाहूंगा, गुरुग्राम जितना विकास की बात करते थे, सड़कों की, बाकी चीजों की, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी जेजेपी के कोटे में है। इंडस्ट्री उस हिसाब से बूम नहीं की इस दिल्ली NCR के एरिया में, उस हिसाब से उद्योग धंधे क्या आ पाए? विनोद जी, अगर हम 2 साल कोरोना काल को निकाल देते हैं, उसके बाद आज की अगर स्थिति में हम देखते हैं तो इंडस्ट्री में बूम आ चुका है। जिस हिसाब से मदर यूनिट की, किसी बड़ी परियोजना की ऐसी बात कर रहा था कि जिससे कि पूरा एक शहर डेवलप हो जाए और एक तरह से कि उसके नीचे काफी कंपनियां डेवलप हो पाएं। जितना इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, क्या उतना इन्वेस्टमेंट आ पाया? नहीं, जो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो IT की 500 कंपनी जितनी भी हैं जो हमारे गुड़गांव के अंदर उनका ऑफिस है, आप हेड ऑफिस देख लीजिए आप, और उस हिसाब से अगर देखें तो इंडस्ट्री की जो स्थिति है अब दिन पे दिन बूम करती जा रही है। लोगों में उत्साह है, ऐसा नहीं है कि जो 2 साल निकले वो तो सबके लिए निकले थे, पूरा वर्ल्ड जो है। ये 2 साल का जिक्र आप 2 बार कर चुके हैं, इसका कितना इफेक्ट पड़ा है इस सरकार में, जो दूसरी सरकार है मनोहर लाल की?
इसमें कितना इफेक्ट पड़ा है 2 साल में, मैं आप सबसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि इसका जिक्र हर मंच से आता है और सरकार कहीं ना कहीं ये बताती भी है कि ये जो टाइम पीरियड था पूरा तरह से कोरोना काल का, इसने कहीं ना कहीं डिरेल किया पूरे प्रोसेस को। इज इट दैट मच इफेक्टिव कि उससे काफ़ी चीज़ें डिरेल हो गई, या फिर कहें जो रफ्तार थी वो स्लो हो गई? बिल्कुल, इस रफ्तार काफ़ी स्लो हुई थी इससे। और हरियाणा सरकार ने, अगर आप देखें तो हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे। जितनी मदद उद्योगपतियों को देनी चाहिए थी, एक नीचे के तबके को देनी चाहिए थी, वो उससे ज़्यादा देने की कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नीचे तक, जहाँ तक जिनको जरूरत थी उस कार्यकाल में बहुत ही मदद की लोगों ने। लेकिन कोरोना काल के बाद तो मुख्यमंत्री जी दुबई भी गए हैं, वहां से निवेश में क्या मिलेगा हरियाणा को? कोरोना काल के बाद जब मुख्यमंत्री जी गए थे दुबई, तो दुबई के निवेशक भी गुड़गांव के अंदर आए हुए हैं और उन्होंने काफ़ी मदद अपने गुड़गांव के इंडस्ट्री में दी है उन्होंने। और आने वाले टाइम में निवेश वो अभी दिख दुबई ही से रहा आने है, वाला है। प्रैक्टिकली आया नहीं। तंवर साहब आप पे आता हूं मैं, ग्रामीण कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं। माइक ले लीजिए तंवर साहब एक बार आप। 5100 पेंशन का जो वादा जननायक जनता पार्टी ने किया था, वो मंचों से पूछा जाता है, जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं से पूछा जाता है। आप खुद बताओ, आप सीनियर लीडर हो और बुजुर्गों का ये मुद्दा है ओल्ड एज पेंशन 5100 तक पहुंचने की, ये तो पूरा नहीं हुआ तंवर साहब? ऐसा है, हमारी पार्टी ने जो मुद्दे चुनाव में जो घोषणा की थी वो से सारी पूरी हुई हैं। कुछ थोड़ी बहुत रह रही हैं, चाहे 75% युवाओं को रोज़गार की बात थी, उसमें पेंशन की भी बात है और कई मुद्दे थे। पेंशन की जहाँ तक बात है, वहाँ तक हर साल बढ़ोतरी हो रही है और अभी तक 2 साल बकाया हैं। शायद पूरी उम्मीद है इन 5 साल आप तो में उम्मीद जता रहे हैं, 24 लेकिन के- दिग्विजय सिंह 24 चौटाला के जो कि चुनाव में महासचिव, तंवर साहब आप उम्मीद तो जता रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद होनी भी चाहिए, लेकिन सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह चौटाला साफ तौर पे कह रहे हैं कि 46 विधायक होते तो बहुत जल्दी हो जाता, यानी कि स्ट्रेंथ उतनी नहीं है सरकार में आप लोगों की कि 5100 तक का शायद नहीं पहुंचा पाओगे आप लोग। ऐसा है, हम तो मिलके चल रहे हैं और मिलके ये फैसला लेंगे, सबसे मिलके, सरकार से मिलके। हम यही चाहेंगे कि हम आगे चुनाव में जाएं 24 के में, तो हम 5100 पेंशन बुजुर्गों की करें, हमारी ये नीति है। और इसमें हमारी पार्टी भी और हमारी सहयोगी पार्टी भी इसमें सहमत है। नहीं, 5100 बुजुर्ग पेंशन के साथ साथ ओपीएस ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी हरियाणा में उठ रहा है और ये भी जेजेपी के घोषणा पत्र में था कि ओपीएस को वापस लाएंगे। इस पर आशुतोष जी। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, तंवर साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए, दुष्यंत जी के बारे में मशहूर है, जो कहते हैं वो करते हैं और किसी भी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सामाजिक तरीके से, ये नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती से। ही हैज़ वाया मीडियाज ऑलवेज मैनी वाया मीडियाज इन हिज माइंड कि किस तरीके से कैसे मेरे को ये इम्प्लीमेंट करवाना है। और ओपीएस की हो, ओल्ड एज पेंशन हो, कुछ भी हो, दुष्यंत जी करेंगे, ये मेरा मानना है। और इसमें अल्टीमेटली बेनिफिट किसका है? दुष्यंत जी का अकेले का नहीं है, ये बेनिफिट पूरे प्रदेश के बुजुर्गों का है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार को, हमारी अलायंस पार्टनर्स को भी कोई दिक्कत ठीक होगी है, ये इसको तमाम बनवाने विषय। अर्जुन भाई एक सवाल बताइए, जैसे तंवर साहब ने कहा भी अभी 75% आरक्षण का मुद्दा जो प्राइवेट नौकरी है, और दिल से बताना, और पार्टी बंच ठीक है, गठबंधन का धर्म है, आप निभाइए, वो आप लोगों की लाइन है, लेकिन क्या इंडस्ट्री उसको सहजता से ले पाई? कितना वो इम्प्लीमेंट हुआ? क्योंकि जो अगला पैनल होगा, मंगला साहब बैठे हुए हैं, सुबह आईएमटी से थे और आईएमटी के प्रधान भी बैठे हुए हैं, तमाम जो गेस्ट हैं इंडस्ट्री के सिलेक्टिव हैं, लेकिन सिलेक्टिव में भी कई मुद्दे निकल कर आएंगे। अर्जुन भाई आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरी में देना, उसका जितना इंडस्ट्री ने विरोध किया, कुछ कोर्ट केस भी डालने की कोशिश की गई, उसका इफेक्ट किस तरह से रहा? और अपने अनुभव से बताइएगा आप, और थोड़ा दिल से बताइएगा। नहीं, एक बार मैं लूंगा तंवर साहब, अर्जुन से पूछ लूं, फिर आप अर्जुन जी आप बताइए। विनोद जी, अगर रियलिटी में बात करूं कि 75% का जो एक रिजर्वेशन का जो काम दुष्यंत जी ने किया था, उससे इंडस्ट्री में उसको अपने आप में एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल का काम है। मुश्किल का काम ऐसे है क्योंकि मैं भी एक इंडस्ट्री चलाता हूं। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो किसी भी प्रदेश के हों, किसी हैं तो देश के ही, उन लोगों के साथ में जिनकी जो सपोज करो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में परफेक्टली है वो लोग हैं,
अब वो जो यहाँ के लोग हैं उनमें उस हिसाब से हम लेके आते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, तो वो उस चीज़ के चक्कर में वो रिजर्वेशन नेगेटिव इंप्रेशन गया उसका। हाँ, नेगेटिव इंप्रेशन पर्टिकुलरली एक स्टाफ में और एक वर्कर लेवल में गया है। उससे क्या हुआ ना, मैंने अपना पर्सनल एक अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ बहुत दिनों से। यहाँ पे लोकल लोगों को मैंने बड़ी अच्छी तरह से नौकरी दी। उन लोगों ने साल 2 साल के बाद फिर वो यूनियन बनाना स्टार्ट हो गया। और यूनियन में क्या है, वो लोकलिटी ला के वो अपने आप को वो प्रूव करते हैं, उससे इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान होता है। इंडस्ट्री की ग्रोथ में एकदम से वो कांटे बन जाते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए 75% का जो किया उन्होंने, उनकी अपनी सोच थी दुष्यंत जी की, बट वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। मैं जो मेरा अपना मानना है वो ना हो पाएगा, ना लोग कर पाएंगे, क्योंकि मजबूरी उन लोगों की इंडस्ट्रिस्ट की है कि वो नहीं कर पा रहे। आप बीच में इंटरवीन करके जवाब दो, कह रहे नहीं हो पाएगा जी। ये तो ऐसा है, हम उद्योगपतियों की कई बार मीटिंग हो चुकी है दुष्यंत चौटाला जी से, और सलाह करके इनको राजी करके हम वो बड़े अधिक वो ना लगा रहे, 50,000 से ऊपर तक के ये अपने रखेंगे। हम जो योग बालक हैं हमारे जो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, वैसे ना भाई हर आदमी को हम इन्हें राजी से, उद्योगपतियों की राजी से लगेंगे वो। और 75% आप ही के 50% वो मना कर रहे हैं कि भाई उसका इंप्रेशन ही अच्छा नहीं गया। ना अच्छे देंगे जो ट्रेनिंग किए हुए बालक हैं, जिन्हें IIT कर रखी है, जिन्हें पूरे उसका ज्ञान है, उनको ही लगाया जाएगा। नू थोड़ी है वैसी भर्ती कर देंगे। लंबा साहब, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। अच्छे बच्चों को लगाएंगे, इन्हें राजी करके लगाएंगे इंडस्ट्री वालों को। कोई जोर दबाव अर्जुन भाई सुन रहे हो आप? नहीं है। नहीं, वो अनंत जी अपने हिसाब से वो सही कह रहे हैं। जो अपने हिसाब से देखिए, उनकी अपनी सोच थी, अपने एक कमिटमेंट था, वो ठीक है किया है। और मैं तो चाहता हूं कि हो अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन टेक्निकल देखिए, वो टेक्निकल प्रॉब्लम में वो कर नहीं पा रहे। अर्जुन जी एक टेक्निकल सी बात की, उम्र का सम्मान है और तमाम चीजें उन्होंने कहा कि भाई ट्रेनिंग देके बालकों को लाएंगे, हर किसी को नहीं लगाएंगे। बात कही है, अनुभव है, ये किताबों में नहीं मिलता है। भाई हमारे पुराने बुजुर्ग नेता हैं, अब मैं इन सब चीज़ों को नहीं कह सकता, लेकिन टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो है, जो रियलिटी है वो है। कोई भी उस रियलिटी को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। हमारे बच्चे कोई ना पढ़े लिखे हैं, अब वो बात गई। सारे अच्छे बच्चे इनते राजी करके कई बार मीटिंग हो ली, इन्हें मना के, इंडस्ट्री वालों को मना के, इनकी राजी करके, जब हमारे बच्चों को जिन्हें ये एडजस्ट कर सकेंगे उन्हें लगाएंगे। वैसी कोई जोर जबरदस्ती ना आए तो कोर्ट में केस है अभी हमने तो हमारे नेता बैठे हैं इंडस्ट्री वाले, इन्हें राजी करके खुश भी हैं, ये अपने आप ही लेंगे हमारे बच्चों को, हाँ ये लायक है और ये काम करेगा। और जो बड़े अधिकारी लगा रखे इन्हें तो अपने आप लगाओ। हम तो छोटे लेवल पे अपने बच्चों को एडजस्ट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमें उम्मीद है ये आगे बढ़ाएंगे। उसमें राजी और नाराजी करने वाली बात नहीं है। जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो बताइए मैंने आपको। राजी तो सब उद्योगपति हैं, राजी करने में मना नहीं कर रहे कोई भी, लेकिन उसमें जहां जिस फर्म में बैठना चाहिए ना, ठीक है, अगले पैनल में आपका पॉइंट नोट हो गया। दिक्कत वो है। और ITI ये कर चुके हैं, मुखी साहब लायक बालक है, मंगला साहब पॉइंट नोट कर लेना, ये सीधा सवाल अगली बार आपसे आएगा। गर्ग साहब कुछ कह रहे थे? हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा था, विरोध तो हिंदुस्तान में पहला अधिकार है। कोई भी कानून बनता है, कोई भी नियम बनता है, विरोध करना तो एक हिंदुस्तान में। विरोध फिर अपने ही सहयोगी करे तो फिर वो नहीं, अपने सहयोगी नहीं है इसमें। विरोध को तौर पर ना लिया जाए, ये जो है एक रियलिटी मैंने आपको इंडस्ट्री की बताई है। ये विरोध का मैटर नहीं है, क्योंकि हमारा गठबंधन है, हमें तो साथ देना ही उनका, वो मतलब नहीं है। बट ये रियलिटी उद्योगपतियों के साथ में चलो आज इतनी खुल के बात कर रहे हो एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे, दैट इज द प्रॉब्लम। अर्जुन जी मैं एक बात कहूंगा उसमें कि शुरू में जब ये पॉलिसी आई ना, तो एक सिर्फ हेडिंग पढ़ के कि 75% का कानून लागू, लोगों को एकदम लग गया कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जब उसके सब हेडिंग्स पढ़े, उसके आगे पढ़े कि उसमें स्किल्ड लेबर के लिए 30,000 है, 50,000 है, ये लिमिट है, और आप इतना, आपके पास ये पावर्स होंगी, 3 साल तक 5 साल तक आपको कोई जॉब रिजर्वेशंस नहीं है। तो जब उसको पढ़ा तो लोगों ने धीरे धीरे उसको समझ लिया कि क्या चीज़ है। लेकिन शुरू में जो विरोध आया था दुष्यंत जी की बात को लेके, वो ये था कि 75% हेडलाइन पढ़ ली और लोगों को लग गया कि हम तो फंस गए। अखबार की हेडलाइन ने काम खराब कर दिया, अदरवाइज पॉलिसी में तो आप समझा देते, आपको किसने रोका था? भाई साहब जहां जो मौका लगता है समझाते हैं। सरकार को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि समझाने में दिक्कत होती है। किसान आंदोलन याद है ना? मंशा होती है, वो मंशा जनता के बीच में नहीं पहुंच पाती।
देखिए, कोई भी पॉलिसी जब स्टार्ट होती है ना, उसमें स्टार्ट होने से जब आदमी को जब तक समझ में आती है उसके बाद ही एप्लीकेबल होती है। कोई भी पॉलिसी हो दुनिया की, जब तक वो पॉलिसी लोगों तक पहुंचेगी और लोगों को ये समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है, तभी लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। दिक्कत ये है कि जो रियलिटी वो है, जो आप जब गुड़गांव के अंदर या फरीदाबाद के अंदर जो टेक्निकलिटी जो टीम है, जो लोकल लोग हैं वो लोग उस फर्म में बैठते ही नहीं है, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ठीक वो है, है। आगे बढ़ते हैं, उस मुद्दे पे बहुत होगी। तंवर साहब, एक बार माइक ले लीजिए दोबारा। मैं आपके अनुभव से 3 चीजें ऐसी पूछना चाहता हूं जो इस सरकार ने, सरकार कंबाइन एज ए होल की मैं बात कर रहा हूं, जो 3 काम सबसे अच्छे किए और 2 काम जो 2 साल बचे हुए हैं उसमें करने चाहिए। 3 काम ऐसे बताइए जो इस सरकार में सबसे अच्छे हुए, जो अब सरकार हरियाणा में चल रही है, क्योंकि संवाद ही सरकार से है। और उसके बाद ये भी बताइएगा कि 2 काम ऐसे हैं जो पेंडिंग है और 2 साल में होने चाहिए। सरकार ने नई नई योजना बनाई है। पहली बात तो ये मैं इंडस्ट्रीज के बारे में कहूँ, मानेसर इतना बढ़िया शहर बनाया है, बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े लंबे चौड़े रोड हैं, वहाँ आदमी घूमने के लिए भी मन करे, ऐसी फैक्ट्री लगाई है। फिर दूसरा उद्योग मारुति का खरखौदा में लगा रहे हैं। ये तो और बढ़ेंगी। हमारी मानेसर मेवात में कोई फैक्ट्री नहीं थी, रोज का में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लाई है बाहर से, उसे लगा रहे हैं, उसमें भी वो लगेंगे। और नीति तो कई बनाई है सरकार ने किसानों के लिए। सबसे बढ़िया ये बात करी है कि जितनी भी एमएससी के जो शोर मचा रहे थे, हरियाणा में 17 जींस ऐसी हैं जो एमएससी से खरीदी जा रही हैं। और किसानों के लिए बीज का, खाद का सब्सिडी भी दी है, दवाई पे भी सब्सिडी करी है, और नए नए तजर्बे कर रहे हैं, नई नई दवाई ला रहे हैं, बाहर देशों से भी वो कर रहे हैं किसान की कैसे तरक्की हो। जहाँ तक सड़कों की बात है, सड़कों की, और एक सबसे बड़ी बात एक उद्योग नीति की एक बतावें कि हमारी जितना भी ये केएमपी है, इसके साथ साथ इंडस्ट्री भी लगाएंगे और नए शहर बसाएंगे। दिल्ली की जो भीड़ है या बड़े शहरों की भीड़ है, वो वहाँ सारी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया 2-2 किलोमीटर तक ज़मीन एक्वायर करके वहाँ बड़े बड़े अच्छे शहर बसाएंगे। और सड़कों का तो हमारे हरियाणा में कोई कमी नहीं है, कई तो बड़े बड़े हाईवे निकल गए, और भी छोटी मोटी सड़कें हैं, इनकी कोई। स्कूल की जहाँ तक बात है, शिक्षा नीति हमारे हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को ना भेजते थे, सरकारी स्कूलों में सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। बहुत है। 38,000 के लगभग शिक्षकों पे 15,000 से काम चलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा फरीदाबाद में किस तरह से छात्रों को, स्कूल के छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा कि हमें टीचर्स दो। टीचर्स ही नहीं है, और ट्रांसफर ड्राइव पॉलिसी आपने चलाई, जहां पर 4 टीचर्स थे वो चारों का ट्रांसफर कहीं और हो गया। बच्चे कौन पढ़ाएगा वहां पे? अभी भर्ती की हैं, उनकी स्कूल ज़्यादा अपग्रेड कर दिए हमने, हमारी सरकार चलो होगी, शिक्षा पे तो कई सवाल हो जाएंगे। तंवर साहब सुनो कर रही हैं। आप अपने अनुभव से बताओ कि 2 चीज ऐसी जो है आप चाहते हो कि भाई सरकार के रहते हुए 2024 के इलेक्शन में आने से पहले भाई ये चीज तो होनी ही होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात, हमारी बहन जी बैठी हैं, महिलाओं के लिए हमने चौधर दी है। गांव में 50% आज पढ़ी लिखी लड़की सरपंच बन रही हैं, तो हरियाणा की बहुत बड़ी बात है। पढ़े लिखी पंचायत है, ये देश में एक पहले होना बाकी है। नंबर किया तंवर साहब, होना बाकी है वो काम जो आपके पार्टी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की इच्छा हो। और आप तीनों से ये सवाल है, 2 काम ऐसे हैं जो सरकार से संवाद है कम से कम सामने आना चाहिए कि भाई हाँ, ये 2 बड़ी चीजें हैं, ये होनी चाहिए। आप तीनों से एक एक लाइन में रिएक्शन जरूर मैं चाहूंगा। मैं जी न्यूज़ के माध्यम से सरकार से संवाद में ये कहना चाहूँगा कि देश प्रदेश में वैसे तो जो घोटाले हो रहे हैं वो होते रहेंगे, रुकते नहीं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ जो डिपार्टमेंट हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उसके अंदर ही जैसे कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर एक पॉलिसी ज़रूर लेकर आए कि जिसमें जेई एसडीओ एक्शन हो क्या रहा। अभी आज जहाँ पर जो बंदा जेई पॉइंट हुआ वहीं एसडीओ है, उसी शहर में, उसी डिपार्टमेंट में वो एक्शन लग गया, उसी में चीफ लग गया।
तो उसको रोकने के लिए मैं सरकार से ये चाहूँगा कि कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ जिसमें इंटर सिटी एंड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो, सो दैट जो आज जेई है उसको पता चल जाए कि आज मैंने किसी फाइल को बंद कर दिया तो कल को कोई नया ऑफिसर आके खोल सकता है। आज चीफ इंजीनियर को मालूम है कि ये फाइल मैंने आज से 20 साल पहले रोक दी थी, ये रुकी रहने दो, इसमें ये घोटाला है। तो अगर ये चेंजेस आ जाती हैं तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ घोटालों में कमी होगी। और ये आज हरियाणा सरकार पहला अगर ऐसा देश बन जाता है, हरियाणा प्रदेश ऐसा बन जाता है कि जो इस पॉलिसी को ले आते हैं, तो काफ़ी हद तक घोटाले कम किए जा सकते हैं। करप्शन फ्री की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्जुन जी, मैं क्योंकि वक्त की कमी भी है, लेकिन एक सवाल जो मैं निश्चित तौर पर सरकार से संवाद में पूछना चाहूंगी गुरुग्राम को लेकर, क्योंकि मेरे कई परिचित हैं, उन्होंने आज खास तौर पर मुझे बोला है कि कई ऐसे एरियाज है गुरुग्राम में जहां सड़कें अच्छी नहीं है। ऊपर देखेंगे आप चमचमाती बिल्डिंग दिखेंगी, लेकिन आप ऊपर देख के नहीं चल सकते, क्योंकि अगर ऊपर देख के चलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे आप। ऐसा है मीनू जी, ऐसे जहाँ है सुरक्षा की बात है, हरियाणा में पूरे देश में सबसे अच्छी सुरक्षा हरियाणा में है, और शिक्षा भी हरियाणा में बढ़ती है और आगे ज़्यादा बढ़ाएंगे। शिक्षा सबसे ज़रूरी है। जगह जगह अब गुड़गांव में यूनिवर्सिटी नहीं थी, गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनाई ठीक है। है तंवर जी, क्योंकि वक्त की कमी है। अर्जुन जी, लास्ट कमेंट आपसे। मीनू जी, सड़कों की बात अगर करती है ना, गुड़गांव नहीं पूरे हरियाणा के अंदर सड़कें कंटिन्यू बन रही हैं। और अगर गुड़गांव में अगर बात करें पिछले 8 साल के अंदर जितने विकास गुड़गांव के अंदर हुए हैं, आप जहाँ पे बैठी हुई हैं, ये जो महाराणा प्रताप चौक था, आज 1 सेकंड के लिए भी यहाँ जाम नहीं लगता। इफ्को चौक देख लीजिए, सिग्नेचर टावर देख लीजिए, बसई फ्लाईओवर देख लीजिए, तो ये हीरोंडा चौक देख लीजिए। तो अगर इस हिसाब से देखें तो आज गुड़गांव का बड़ा विकास हुआ है। अब सोना जाने में 10 मिनट लगते हैं सिर्फ, अब 10 मिनट में आप सोना पहुंच जाती हैं। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या जेजेपी की सरकार हो, हम लोगों ने मिलकर जो हरियाणा में चला रहे हैं, तो ठीक है जी, बिल्कुल, नरेंद्र बहुत मोदी जी बढ़िया ने जी। जितना अच्छा एक आध काम सवाल किया है, बचा के देश रख के लिए लेते कोई नहीं हैं। कर रहा। एक आध कांग्रेस वालों को मौका दे देंगे कुछ, ठीक है। लांबा साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा लास्ट खत्म में, करते हैं जी, जल्दी। कि अर्जुन जी जिस आंख से गुड़गांव के विकास की बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा वो आंख कभी फरीदाबाद में भी आए। धन्यवाद। फरीदाबाद में कमी है, देखो साथ ही कह गए भाई आपके। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदाबाद में भी हमारे आपके साथ अच्छे जुड़ने विकास के हो लिए। रहे हैं। अर्जुन आशुतोष जी जी, की बात करें तो- आशुतोष जी और तंवर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने कुछ सपने जो पूरे कर दिए हैं उनका भी जिक्र किया है, और कुछ सपने जो इस मंच से सरकार के संवाद के साथ जो हरियाणा की जनता को जो सपने दिखाए, हम उम्मीद करते हैं आप उनको भी पूरा करेंगे।